और अब बात करते हैं एक ऐसी रिसर्च की जो अलार्मिंग है, चेताने वाली है, जो बताती है कि धरती के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये रिसर्च कहती है कि अब आपको सिर्फ तपती दोपहरी ही नहीं बल्कि भीषण गर्म रातें भी झेलनी पड़ेंगी। ये शोध मानव जाति पर बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। हमारा मकसद आपको किसी तरह के खौफ में डालना नहीं है, लेकिन यहां हम इस रिसर्च की एक सबसे बड़ी बात पर जोर देना चाहते हैं, जो ये कहती है कि अगर इंसान धरती से यूं ही खिलवाड़ करता रहा, पर्यावरण से यूं ही छेड़छाड़ करता रहा, तो एक दिन इस पृथ्वी पर मानव जाति का नामो निशान नहीं बचेगा। धरती की सेहत लगातार बिगड़ रही है और हम अनजान बने हुए हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे हैं। हमारी यही भूल एक दिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आगे कुछ मिनट हम कुछ खास मेहमानों के साथ इसी समस्या पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जिक्र मैंने किया है कयामत की रात का, वो कयामत की रात क्या है, कैसे वो रात कयामत की रात में तब्दील हो जाएगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इंसान धरती से लगातार खिलवाड़ कर रहा है। इसका अंजाम ये होगा कि ये धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। धरती से जिंदगी खत्म हो जाएगी। जीवन के खत्म होने की वजह बेतहाशा गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और एक गर्म महाद्वीप का बनना होगा। जरा सोचिए, अगर आपको भीषण गर्मी में काम करना पड़े, रात को भी आराम न मिले, तो आपका क्या होगा? अब जरा एक रिसर्च की तस्दीक कर लीजिए। 2022 में ईरान के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि एशिया में गर्म रातों की संख्या में हर साल 84.6% की बढ़ोतरी हो रही है। इससे हर साल 1 से 3 गर्म रातों की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया था कि 2070 तक एशिया के 22% से 25% क्षेत्रों में गर्म रातों की संख्या प्रति वर्ष 96 से अधिक हो जाएगी। शोध पत्र ने चेतावनी दी है कि 2070 तक एशिया का 8.7% हिस्सा साल भर में 308 से अधिक गर्म रातें महसूस करेगा। अब ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन के हिसाब से एक गणना की है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। 2024 में पृथ्वी 2.65 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म रही। 2070 तक एशिया में साल भर में 308 रातें गर्म हो जाएंगी। वैज्ञानिक इस बदलाव के कारणों की जांच कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ता प्रदूषण इसकी वजह है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के इस्तेमाल में लगातार बदलाव हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जहां जंगल थे वहां अब रिहायशी इलाके बन रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। अब सोचिए, अगर रातें ज्यादा गर्म रही तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, जंगली जानवरों के जीवन पर सबसे बड़ा संकट छाएगा और हमारी पृथ्वी गहरे संकट में आ जाएगी। कुल मिलाकर इंसान ही अपने आने वाले भविष्य के लिए बर्बादी की कहानी लिख रहा है। अब भी वक्त है, इस धरती को संभालिए, बचाइए। क्या है ये कयामत की रात जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, और इसे लेकर वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। मैं कुछ एक्सपर्ट से ही इस बात को जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मिलिंद राज जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और अनिल सूद जी, पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। मिलिंद राज जी, मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। इस रिपोर्ट को मैं समझना चाहूंगा, ये रिपोर्ट क्या दरअसल कहती है, किस ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रही है? क्या कहती है रिपोर्ट? क्योंकि अभी तक तो जब भी गर्मी का जिक्र होता है, गर्मी मतलब आदमी सीधा माइंड ले जाता है दिन बहुत गर्म है, चलो शाम आएगी थोड़ी ठंडक मिलेगी, रात होगी थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगी, अच्छे से सो पाएंगे, अच्छे से कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट तो कहती है कि जिस तरह से कयामत दिन में बरस रही है अभी, ऐसे ही कयामत की रातें भी आएंगी आगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो अभी लोग यही सोचते हैं कि दिन गर्म होगा, रात ठंडी होगी, आराम रात में मिलेगा, शाम जैसे जैसे आती है तो बच्चे भी घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। पर ये जो एक नज़ारा था, ये जो चीजें जो अभी भी चलती आ रही हैं, ये ज्यादा दिन तक लग नहीं रहा है कि चलेंगी। क्योंकि अगर रातें गर्म होने लगी तो इस चीज में अगर
नाइट वार्मर एक एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक एग्जांपल होता है और इसी का एक रिजल्ट होता है। जैसे कि जिसमें दिन के इक्विवेलेंट रात गर्म होती है, फिर रात का टेम्परेचर भी जो जैसे राइज अगर आप देख रहे हैं अब तक की 1951 से देखा जाए तो जो दिन है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हुआ है और जो रातें हैं वो 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म होने लगी हैं। और इसका जो कारण है ये है होता है बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग ही है, क्लाइमेट चेंज एक मेजर इफेक्ट है। पर इसका जो इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेगा, इंसानों के ऊपर जो उनकी सेहत पे पड़ेगा, खासतौर से जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, ये दोनों बहुत ही खतरनाक एक फ्यूचर में आने वाले हैं। स्पेशली जो बच्चे, जो नई जनरेशन आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं अभी जो 10 साल के बड़े होंगे आगे, तो इनके लिए हम लोग एक बहुत ही कहते नहीं है कि मुश्किल वाला समय छोड़ के जा रहे हैं अगर हम लोगों ने इस चीज पे अभी से ध्यान नहीं दी। और जो रिपोर्ट अभी आई है जिसके हिसाब से 308 रातें गर्म होगी, तो आप सोचिए अगर 365 दिन में से 308 रातें हमारी एकदम हीट वेव वाली नाइट्स होंगी तो इंसान का सर्वाइवल वाकई में एक सवाल एक उठ जाएगा। और जो इनके क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे किसी के एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, तो गर्म जो रातें होती है उनमें मॉइस्चर ज्यादा आता है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ये एक वाकई में चिंताजनक बात है और इसके कई कारण भी होते हैं जी। अनिल सूद जी भी हैं मेरे साथ, पर्यावरणविद हैं। अनिल जी, मतलब क्या इस बात को हम इमेजिन कर सकते हैं अभी कि गर्म रातें, मतलब सुन के अजीब सा लगता है। कभी कभार होता है, एक आध दिन ऐसा होता है जब दिन में लू चल रही होती है तो उसका इफेक्ट शाम तक भी रहता है, 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी शीतलता मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये रिसर्च ये कह रही है कि एशिया का लगभग 9% हिस्सा ऐसा होगा जो कि 2070 में 308 गर्म रातें देखेगा 365 दिन में से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। ये रिसर्च तो 2022 की है, पिछले साल हमने ये नजारा देख लिया है। पिछले साल जब दिल्ली का टेम्परेचर 52.3 डिग्री चला गया था तो दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं रह गया था। मैं ग्लोबल वार्मिंग को तो एक कारण समझता हूं, पर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जो हम लोकल वार्मिंग करते जा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है इसका। अगर हम वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखें तो वर्ल्ड वाइड आफ्टर अमेज़न फॉरेस्ट जिसकी डिफॉरेस्टेशन हुई है, भारतवर्ष में मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन हुई और वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं। 2015 से लेके 2020 तक लगभग 33 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर हमने खत्म कर दिया। 2018 से लेके 2020 तक 22 तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 60 लाख बड़े पेड़ जो थे वो गायब हो गए। अब 9 लाख पेड़ हम अंडमान निकोबार में काटने को तैयार बैठे हैं। 1 लाख पेड़ हम कांवड़ यात्रा को काटने को तैयार बैठे हैं। लगभग 1 लाख पेड़ ही कर्नाटका में कटने को तैयार बैठे हैं। लगभग 5 लाख पेड़ जो हैं, हाँ, बल्कि आपने पेड़ों का जिक्र किया, मैं उसी पर आ रहा हूं सर। मतलब इंसान तो है ही शाम के वक्त शीतलता ढूंढता है, जो पेड़ पौधे दिन भर बड़ी कड़कड़ाती धूप में, जलती हुई धूप में रहते हैं, उनको भी शाम के वक्त शीतलता मिलती है। वही उनका भी पेड़ पौधों का टाइम होता है शीतलता लेने का। अगर उनको भी वो नहीं मिलेगा तो फिर तो और बैलेंस बिगड़ जाएगा। सर बैलेंस बिगड़ नहीं जाएगा, बैलेंस बिगड़ चुका है ऑलरेडी। हम बहुत लेट हो चुके हैं। जो 1.5% 2030 तक हमने पहुंचना था उस पे हम आ चुके हैं। अब आप ये देखिए, पिछले साल ही जब गर्मी बढ़ी, दिन और रात का टेम्परेचर एक जैसा हो गया था, तो जितने भी खेतों में काम करने वाले मजदूर थे वो काम नहीं कर पाए। कंस्ट्रक्शन का सारा काम रुक गया, रिपेयर का सारा काम रुक गया। आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में कितने एसी फटे, कितने घरों में एसी की वजह से आग लगी, कूलर की वजह से आग लगी, और कितने ब्रेकडाउन हुए हमारे जो ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं। तो कुल मिला के ये सिर्फ इंसान के ऊपर ही नहीं खतरा सबसे बड़ा मंडरा रहा, क्योंकि आने वाली जनरेशन की जो हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं
कि ना तो वो घर के अंदर सो पाएंगे ना घर के बाहर सो पाएंगे। और जिनके पास एसी है वो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डाउन है वो इस टेम्परेचर और इस लोड को विथस्टैंड करने के लायक नहीं है। तो आप ये कोई अगर ये सोचे कि हम 24 घंटे एसी चला के सो पाएंगे तो वो नहीं सो पाएंगे। और जैसे कि मिलिंद जी ने कहा कि बच्चों की और सबकी हेल्थ के ऊपर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट आने वाला है। और आपने अगर हाल ही में न्यूज देखी होंगी तो जो किन्नौर में है, फार्मर्स ने किन्नौर के जो सेब के ऑर्चर्ड के ओनर्स हैं, उन्होंने इधर उधर से बर्फ जो है ट्रकों में लाद के पेड़ों में डाली है। तो सेब के ऊपर तो क्रॉप पैटर्न पहले ही आपका बदल चुका है, और बची खुची कसर जो बाकी फसलें हैं उन पे भी इनका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स आने वाला है। और इस एडवर्स के इम्पैक्ट के आते आते आपकी सेहत भी बिगड़ेगी, आपकी फूड हैबिट्स भी बिगड़ेगी, आपका फूड पैटर्न भी बिगड़ेगा, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल मिलिंद जी, क्योंकि देखिए ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब इसका जो प्रभाव है वो इंसान पर पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर पड़ रहा है। आप ये देखिए ग्लेशियर्स भी हमारे पिघल रहे हैं, इसके पीछे यही रीज़न है कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो सी लेवल राइज होगा। तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो कुल मिलाकर प्रकृति हमको ही रिवर्ट करेगी, जो हम कर रहे हैं वो प्रकृति हमको रिवर्ट करेगी। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी लेवल राइज होगा। जी बिल्कुल। तो इसमें ग्लेशियर पिघलना, सी लेवल राइज होना, ज्यादा गर्म टेम्परेचर, और एक बहुत ही कंसर्न होता है कि जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो तूफान आते हैं, ये बहुत ही सीवियर आएंगे। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, डैमेजिंग वाले तूफान शुरू होते हैं, स्टॉर्म्स जो होते हैं। और एक जब आप एग्रीकल्चर की से बात करें, जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे कि जब गर्मी का यहाँ पे पिछले साल की बात है, भारत नहीं देखा था, हम सभी ने देखा था किस तरह से दिन रात इतने ज्यादा उबल रहे थे, एकदम आग की लपेट में थे। तो खेती पे कितना बुरा असर हुआ, फसलें बिल्कुल सूख गई थी, जल सी गई थी। मैंने खुद देखा था जब टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर जब तापमान जा रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी फेल होने लगे थे, एसी फटने लगे थे, जैसे अनिल जी ने कहा। तो ये अगर आप सोचिए एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा हमारा डैमेज हो गया तो हम लोग खाएंगे क्या, कैसे चलेंगी चीजें। और दूसरा जो ओशन है, ओशन राइज करेगा, ओशन राइज करने का एक बहुत ही खतरनाक इफेक्ट आता है, क्योंकि जो आइस शीट्स होती हैं, जो बर्फ की शीट्स होती हैं, जो पहाड़ों की होती है, वो मेल्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह से एक इतना जो ओशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अगर लेवल डिस्टर्ब होगा तो एटमॉस्फेयर में भी ये इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है। दूसरा, स्पीशीज बहुत खत्म हो जाएंगी, जो अलग अलग तरह के, अभी हम वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज की बात करते हैं, या तो ये माइग्रेट करेंगी या ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। बट अगर हम लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से चले तो एक मेजर स्पीशीज जो है, जो वाइल्ड लाइफ में है, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हम लोग के पास खाना नहीं रह जाएगा खाने के लिए, हम लोग की जो सेहत है वो ऐसे रिस्क पे जाएगी कि आप सोचिए कि कोरोना भी पैंडेमिक छोटा पड़ जाएगा अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के इस पैंडेमिक के जो, मैं इसको पैंडेमिक ही बोलूंगा, जो आने वाला है, अगर इसको हमने नहीं सुधारा तो। और हर तरफ मान के चलिए, जहां जहां ये चीज असर आएगी वहां पे भुखमरी होगी, पॉवर्टी होगी, पूरी चीज डिस्प्लेस हो जाएगी। एग्रीकल्चर इतना महंगा हो जाएगा, खाना इतना महंगा हो जाएगा कि सबके बस की बात ही नहीं रहेगी कि वो खाना अफोर्ड भी कर पाए। और जैसे अनिल जी ने कहा कि एसी सोल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसी आप इतना, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आप एक एसी को अगर रात भर ही चलाएंगे तो इतना फैमिलीज ही नहीं है जो इतना खर्चा भी उठा पाए, इतना बिल आएगा। आप देखिए ज्यादातर घरों में एसी भी चलाते हैं तो दिन के कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए चलाते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं। 24 घंटा एसी चलाना, आप सोचिए कितना एक इकोनॉमिक डैमेज आएगा फैमिलीज पे। नहीं, उसमें इकोनॉमिक डैमेज भी है मिलिंद जी, इकोनॉमिक डैमेज तो है ही है, वो तो ठीक है, लेकिन जब 24 घंटे एसी चलेंगे, एक घर में तो चलेगा नहीं, गर्मी है तो फिर सबके लिए बराबर है, तो और चलेंगे तो वो तो और ज्यादा फिर इफेक्ट होगा ना कहीं एसी का चलना भी तो एक रीजन है इसके पीछे। ऐसा तो नहीं है कि एक एसी चल रहा है, हजारों लाखों एसी चलते हैं, वो इस कंडीशन को और एडवर्स करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कही। अच्छा, इससे एक चीज मैं और बताऊंगा कि भारत को एक कदम लेने की जरूरत है, जो हालांकि अभी हाल में शुरू हुआ है।
हमारे जो मेजॉरिटी पावर सोर्स है वो पावर जनरेशन वो थर्मल बेस्ड है। थर्मल बेस्ड यानी कि सबसे खतरनाक और डैमेजिंग जो एनवायरनमेंट को करता है वो ये वाला है। तो हम लोग को थर्मल पावर जनरेशन से हट के सोलर पे आना चाहिए, हम लोग को रेन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए। हालांकि अभी आपने देखा ही होगा एक सोलर पे प्लांट भी लग रहा है जो कहा जा रहा है कि भारत या शायद एशिया का सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह के अगर हम लोग कदम उठाएंगे तो इसको थोड़ा बहुत संभाला जा सकता है। इस चीज को पूरी तरह ये डैमेज ऐसा आ गया है, जैसे एनर्जी ने कहा था कि लेट हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, हम लोग सच में लेट हो चुके हैं। और अब देखिएगा 2025 2024 हमने देखा ही था, 25 अब देखिएगा क्या होता है। अनुमान किया जा रहा है कि ये भी बहुत गर्म एक साल आएगा। नहीं, और गर्म अगर अभी आप देख लीजिए ना, अभी अभी 2025 अभी की फरवरी है, इसी फरवरी में हमने 35 प्लस टेम्परेचर देख लिया। राजस्थान मैं के यही कई कह रहा इलाकों में था, 35 प्लस टेम्परेचर इस बार नोट किया गया है। और मतलब ये अलर्ट है कि 50 प्लस जाएगा ही, 50 तो जा ही रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था 50। एक स्टडी बल्कि मैं पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया था कि अगर इसी स्पीड से हम बढ़ते रहे, ऐसे ही कार्बन उत्सर्जन होता रहा, ऐसे ही प्रकृति का दोहन होता रहा, तो एक दिन 70 डिग्री पर पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल। और मैं इस समय अभी प्रयागराज में हूँ और मैं एकदम खुले मैदान में हूँ। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मेजोरिटी में हैं, वो एकदम जैसे लग रहा है कि गर्मी का मौसम सा है। यहाँ की रातें फरवरी का मौसम है, मतलब फरवरी का महीना चल रहा है। हमें याद है फरवरी के महीने में ठंड बोली जाती थी। तो इस समय कोई ऐसा नजारा नहीं दिख रहा है पूरे भारत में या जगह, स्पेशली मैं अपने स्टेट की यहाँ यूपी की बात करूं। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक असर हर जगह दिख रहा है और ये दिखने लगा है। और इसको संभाला जा सकता है, इसको सही नहीं किया जा सकता है। सही होने में कई कई लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। एक अनुमान ये भी है कि 25 करोड़ साल के बाद धरती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। अब आगे देखने वाली चीज है कि कहाँ कहाँ क्या चीजें होती हैं। जी। अच्छा अच्छा अनिल जी, एक चीज़ और, बल्कि आप ठीक कह रहे हैं कि इसका असर दिखने लगा है। मैं भी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर में हर साल विंटर गेम्स होते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि बर्फ वहां पर इतनी नहीं थी तो विंटर गेम्स नहीं हो पाए। मतलब सालों का जो एक चलन था वो टूट गया। और ये प्रकृति ने हमको संकेत दिया है कि तुम देखो, जो मुझे दे रहे हो मैं वही रिवर्ट कर रही हूं तुमको। सर, अगर आप J&K की बात कर रहे, मैंने अभी हिमाचल की हालत देखी है। जितनी खड्डे हैं उनमें पानी नहीं है। पहले स्नोफॉल शुरू होता था, अगर आपको याद हो तो सितंबर के आसपास स्नोफॉल शुरू हो जाता था और ये चलता था मार्च अप्रैल तक। तो जो सितंबर से स्नोफॉल शुरू होता था, बर्फ जम जाती थी और इतनी आसानी से पिघलती नहीं थी। अब की बार जो स्नोफॉल हमारा शुरू हुआ है, ये दिसंबर के बाद शुरू हुआ है। तो जब तक ये गर्मी आनी शुरू होगी, ये स्नोफॉल तो सारा पिघल जाएगा। उत्तराखंड के ऊपर आप देख लीजिए, ग्लेशियर पिघलने के बाद इस टाइम पे लेक्स बन चुकी हैं और उनमें से एक आधी लेक रास्ता भूल गई, तो क्या अंजाम होगा ये मेरे को पता नहीं है। समुद्र का पानी नीले से हरा होना शुरू हो गया है। वो मैरीन लाइफ को कहां तक ले जाएगा ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि समुद्र का पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एल्गल फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है। और एल्गल फॉर्मेशन मैरीन लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगी। मैरीन लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा तो आपके फूड, जो मैरीन फूड खाते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये सोच के डर लगता है कि क्या हालात होने वाले हैं। हमने अभी भी, पहले हमारी जो थर्मल पावर जनरेशन थी वो लगभग 70% की इंडिया में, अब हमने 70% से बढ़ के 80% कर दी है। कहते तो हैं हम नेट जीरो की तरफ जाएंगे। यूएस ने पेरिस कन्वेंशन से हाथ वापस खींच लिया, वो कहता मैं किसी को नहीं मानता। हमने 70% से 80% अपनी जो है थर्मल पावर जनरेशन बढ़ा दी है। अगर हम जोधपुर के सोलर पावर प्लांट जिसकी बात कर रहे थे मिलिंद जी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो वहां 5% जो है टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है और आसपास की वेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कुल मिला के हमें एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट लगाने से हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को और इंक्रीज कर रहे हैं। तो देयर हैज टू बी बैलेंस्ड अप्रोच। किसी ने आज तक, मेरे को मिलिंद जी करेक्ट कर दे अगर मैं गलत हूं, सोलर पावर के जो फ्लोटिंग प्लांट्स लगे हैं उनके नीचे भी पानी का टेम्परेचर वो बढ़ गया और उसका इम्पैक्ट उसकी मैरीन लाइफ पे भी आ रहा है। तो हम एक भेड़ चाल की तरह हर चीज को लेके चलते हैं
अभी मेरे पास परसों ही मैंने आरटीआई में पूछा था इससे सीपीसीबी से कि आप मेरे को ईवी बैटरी की एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल प्लान बताइए, मेरे को एंड ऑफ लाइफ सोलर पावर डिस्पोजल का प्लान बताइए। इनके पास कुछ नहीं है। और धड़ाधड़ हम ईवी की बात करते हैं, हम सोलर पैनल की बात करते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना। आज दिल्ली के चारों तरफ या चंडीगढ़ चले जाइए, किसी भी सिटी में चले जाइए, आपको कूड़े के पहाड़ मिलते हैं। आने वाले दिनों में आपको बैटरी के और सोलर पैनल के पहाड़ मिलेंगे। तो हम लोग जो हैं एक भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हैं, बिना सॉल्यूशन को सोचे हुए। एक किसी ने नारा दिया तो चल दिए, उसके पीछे लग गए। क्या हमारा अपना दिमाग नहीं है? बिल्कुल। एज अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा कि हम आने वाली जनरेशन को कौन सी धरती दे के जाएंगे। हमें क्या मिला था? आज ही मैं एक किसी जगह ट्वीट लिख रहा था, जब हम बच्चे थे तो हर शहर में और गांव में बाग हुआ करते थे, आम के बाग हुआ करते थे, और उन बागों में और भी फल लगते थे। आज बाग की जगह पार्क्स ने ले लिया है। उसका नतीजा क्या हुआ? बंदर हमारे आपके घरों में घुसने शुरू हो गए, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा है। नेस्टिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो कुल मिला के हमारी मायोपिक प्लानिंग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है। हम ग्लोबल वार्मिंग की आड़ में लोकल वार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा खतरा हमें ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए और क्या इसकी रेमेडी है वो भी बताने के लिए। तो अभी से समझना होगा, क्योंकि क़यामत के दिन तो हम देख रहे हैं और क़यामत की रात हमारा इंतज़ार कर रही है। क्योंकि जब पेड़ नहीं बचेंगे, पौधे नहीं बचेंगे, खेत नहीं बचेंगे, खलिहाल नहीं बचेंगे, तो फिर इस क़यामत के दिन के बाद क़यामत की रात ही आएगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।